नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल के वीडियो में जो कावड़ियों, उन कावड़ियों में सभी नहीं, जो बताया गया है कि अधिकांश और उस पर जो जिन तत्वों का वर्चस्व है, आधिपत्य है और जो उसको कब्जा कर बैठे हैं, वो जो है जो उनकी प्रवृत्ति है उद्दंडता, उपद्रव और अनुशासनहीनता और हैंकड़ी पर धृष्टता, जिसको धृष्टता कहते हैं, और ये किसी भी समाज के लिए बहुत ही नुकसानदेह और घातक होता है। ये बात बोली गई थी और उसको काबू करने के बजाय ये योगी शासन या प्रशासन और खुद श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उसको काबू में करके जो जनसाधारण है, आम आवाम जो है, हमारे साधारण भारतीय भाई बहन हैं, उनको सुविधा देने के बजाय ये जो कावड़ियों के नाम पर जो उद्दंडता और धृष्टता, उपद्रव और अनुशासनहीनता को बढ़ावा देना वो भी पुलिस के जरिए, पुलिस उन्हीं का जो है वो संरक्षण इसी तरह की प्रवृत्तियों का संरक्षण भी कर रही थी। वो भी श्री योगी आदित्यनाथ के तत्वाधान में। उसमें पिछले एपिसोड में भी बताया गया है, उसमें जो मूलभूत सवाल ये उठता है कि योगी आदित्यनाथ हो चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या कोई भी हो, वो जवाबदेह है आम आवाम के लिए, वो जवाबदेह है और इसीलिए आम आवाम ने उनको चुन के भेजा है और उनको मुख्यमंत्री बनाया है और मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद को उन्होंने ग्रहण किया है और उसकी जिम्मेदारी ली है कि हमारे देश की जो जनसाधारण भारतीय भाई बहन हैं या आम आवाम है, उनकी सुविधाओं के लिए, उनकी सेवा के लिए। और जहाँ तक कोई पांथिक जुलूस है, हम नहीं कहते कि उसकी अनुमति नहीं देना है। पांथिक जुलूस चाहे कावड़ियों का हो, चाहे
चाहे ताजिया कहो, चाहे दुर्गा पूजा कहो, चाहे जो सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का भी जुलूस निकलता है, वो जनता की जो सुविधा है उसकी कीमत पर हरगिज नहीं। और यहाँ तो सिर्फ असुविधा की बात नहीं है, यहाँ कई हमारे भारतीय भाई बहन वो हिंसा के भी शिकार हो गए। एक पक्ष है। दूसरा, जो कांवड़ियों का जो काफिला निकल रहा है और जिस प्रकार जो है वो उसमें विदेशी धुन पर, डीजे की धुन पर हमारे आराध्य देव भोले शंकर की भजन का जो अपमान हो रहा है, वो हमारी भारतीय जो है संस्कृति का सबसे घिनौना, भारतीय संस्कृति के प्रदूषण का सबसे घिनौना चेहरा है। और ये किसके द्वारा हो रहा है? जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद चला रहे हैं। तो हमारे देश के लोग, हमारे सभी भारतीय भाई बहन इसको गौर से देखें कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद चलाने वाले लोगों की असलियत क्या है। कि हमारी जो है सांस्कृतिक भारतीय सांस्कृतिक प्रदूषण, जो कि भोले शंकर की भजन को विदेशी धुनों और डीजे की धुनों और कान फाड़ू, जो कान फाड़ू लेवल ऑफ ये माने साउंड पोल्यूशन, यानी मतलब कि ध्वनि प्रदूषण के जरिए वह भारतीय सांस्कृतिक प्रदूषण का सबसे घिनौना रूप, और इससे अधिक घिनौना रूप हो नहीं सकता। तो सवाल और इतनी विभत्स और इतनी विभत्स स्थिति जो इसके द्वारा वो उत्पन्न हुई है, उस पर जो है योगी आदित्यनाथ जैसे लोग इस पर फूल बरसा रहे हैं। ये सबसे दुखद पहलू है। और भारतीय जनता दल बिल्कुल स्पष्ट है कि बल्कि भारतीय समाज विरोधी है। तो इन्हीं पहलुओं को जागरूक करने के लिए कल का जो वीडियो था, भारतीय अवाम ताकत दल की ओर से, उसका मूल उद्देश्य ही था किसी भी तरह से कोई पांथिक भावना को मतलब पांथिक भावना पर कोई टिप्पणी नहीं थी और आहत करने का की कोई बात ही नहीं है। और उसमें यह भी बात स्पष्ट करना था कि इस तरह का जो परिदृश्य था, या जो है वो उन तत्वों के द्वारा जो कि अनुशासनहीनता, उपद्रव और धृष्टता, ये इस तरह का जो है, और भी भोले शंकर हमारा जो प्रभु जो आराध्य प्रभु है, भोले शंकर के नाम पर जो अवसर या उनकी भजनों का सरासर अपमान, तो ये कुल मिलाकर ये किसी भी तरीके से वो सनातन, जो हमारा जो हिंदू सनातन है, जो सबसे पुरातन विचारधारा है, सबसे पुरातन एक आदर्श है और एक परंपरा है, उसका यह कदापि द्योतक हो नहीं सकता किसी भी तरीके से। तो ऐसे तत्वों का जो जमावड़ा है, उसका हमारे हिंदू सनातन या सनातन से कोई भी दूर दूर का नाता रिश्ता
नाता रिश्ता है नहीं और न हो सकता है। तो कुछ लोग जो जिसको सनातन से जोड़ने की कुछ चेष्टा करते हैं या करेंगे, उनको भी बताना आवश्यक है कि इस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं वो सनातन विरुद्ध हैं, और उनका हमारे जो सनातन जो अभी बताया गया है, जो कि एक उच्च आदर्श वाला बहुत ही पुरातन और सबसे पुरातन और एक आदर्श और विचारधारा है, उससे मतलब उससे इसका कहीं भी दूर दूर तक भी कोई न नाता है, न रिश्ता है, और न कुछ भी लेना देना है। इसलिए कुछ ऐसे भी तत्व आपको दिखाई पड़ेंगे जो कि इसको सनातन से जोड़ने की कुछ चेष्टा करेंगे, और जो भारतीय जनता दल जो है यानी अपने प्रदेश की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए और अपने जन साधारण भारतीय भाई बहनों को की सुविधा पर जो चोट हो रही है, जो उनको संकट में डाला जा रहा है, और जो इनके आगे उनकी सुनवाई भी जो पीड़ित होते हैं तो उनकी सुनवाई भी नहीं होती है। तो ऐसी विकट स्थिति के लिए जो जागरूक कर रहा है, तो उसको कुछ ऐसे असामाजिक तत्व, कट्टरवादी तत्व जो है उसको सनातन से जोड़ करके उसको इस तरह के मामलों को और उलझाने की कोशिश करेंगे। तो भारतीय जनता दल इस विषय में भी आगाह कर रहा है, और वैसे भारतीय जनता दल इस बात में इसका एक अटूट भारतीय जनता दल का अटूट विश्वास है कि हमारे देश में तरह तरह के पंथों में विश्वास रखने वाले और उसका पालन करने वाले या उसके अनुयायी हैं। तो हर एक पंथ का आदर करता है भारतीय जनता दल, और सभी लोग दूसरे पंथों का आदर करते हैं। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ जो है भारतीय जनता दल ही करता है। तो जो भारतीय जनता दल का जो विश्वास है, जो उसका मानना है कि ये जो जितने भी पंथ हैं और उनमें जो आस्था है वो व्यक्तिगत है, उसको व्यक्तिगत के तौर पर ही यानी घर के अंदर ही उसको निभाने की जरूरत है, राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय माहौल को ध्यान में रखते हुए। राष्ट्रीय और सामूहिक जीवन में किसी भी पंथ की कोई भूमिका नहीं है, ये भी बार बार बता रहा है। और जहाँ तक कि जुलूस का सवाल है, इस तरह के जो जुलूस है दुर्गा पूजा का है और कावड़िया का है, ताजिया का है, और हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का भी है या किसी का भी पार्थिव जुलूस है, तो उसकी अनुमति जो है जनता मतलब आम आवाम या जन साधारण भारतीय भाई बहनों की सुविधा को देखते हुए, उनकी सुविधा की कीमत पर हरगिज नहीं। ये मोटा मोटी बराबर जो है भारतीय जनता दल इन बातों पर बल देता है। कल के वीडियो को देखते हुए कुछ ऐसे भारतीय भाई बहनों की प्रतिक्रिया आई है कि वो ये कह रहे थे कि जिन विषयों पर इस तरह के जिन विषयों पर बोलने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है, भारतीय जनता दल ने उनकी आवाज़ उठाई है। लेकिन उनसे ये कहना, देखिए उनकी इस तरह के जो हमारे भारतीय भाई बहन उनके विषय में भी कल भी बताया गया था और पुनः बताया जा रहा है कि इस तरह के हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं वो बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं। वैसे ये उचित नहीं है, क्यों कि ये इस तरह की प्रवृत्ति यूं ही शुरू हो तो उन प्रवृत्तियों को तुरंत अविलंब रूप से उसको हतोत्साहित करना, उसको कुचलने की आवश्यकता है।
क्योंकि यही प्रवृत्ति बढ़ते बढ़ते जो है एक भयानक और खतरनाक समाज विरोधी वो यानी एक समाज विरोधी आयाम ले सकता है। इसलिए बोलना चाहिए। और शायद जो लोग शुरुआती में नहीं बोलते हैं, और हो सकता है कि उनकी आवाज़ माने बनती भी नहीं हो, ये भी सवाल है। गांव गिराज का आदमी जो है उनकी आवाज़ बनती भी नहीं हो, लेकिन और भी जिनकी आवाज़ बन सकती है और जो है कुछ किन्हीं कारणों से इस तरह के विषयों पर जो है वो बोलते नहीं हैं, वो उचित इसलिए नहीं है कि ये प्रवृत्तियाँ ही जो है इस तरह की प्रवृत्तियाँ ही कालांतर में देश के लिए, समाज के लिए बहुत ही खतरनाक आयाम को अंजाम देती है। तो इसकी वजह से मैं बताया गया था कि जो GNPC है, गांधी नेहरू परिवार जनरल चौकड़ी काकस, यह जो है इसी तरह के अपराधों को हवा देते हुए, बढ़ावा देते हुए, प्रोत्साहित करते हुए अपराधियों को आगे किया और उन अपराधियों के बूते जो है चुनाव जीतने का कुचक्र वो रचा। और जब कई बार इस तरह का चक्र चला तो अपराधियों ने देखा कि भाई जब हमारे ही बूते ये चुनाव जीत रहे हैं तो हम खुद क्यों न उन चुनाव में सीधे हम खुद भाग लें। उन अपराधियों में इस तरह का हौसला बढ़ा, और जब हौसला बढ़े तो खुद अपराधी ही जो है अपराधी चुनाव मैदान में उतरने लगे, राजनीति में आने लगे। और यह यानी भारतीय राजनीति का सबसे अभिशप्त पहलू है, यानी भारतीय राजनीति का अपराधीकरण। तो भारतीय राजनीति का अपराधीकरण जो जिसकी जड़ में ये GNPC, गांधी नेहरू परिवार जनरल चौकड़ी काकस या कांग्रेस है, उसने भी इसी तरह से बढ़ावा दिया था, जो कि भारतीय राजनीति का सबसे खतरनाक और विभत्स चेहरा है, भारतीय राजनीति का अपराधीकरण। या दूसरे शब्दों में लोग कहते हैं कि भाई अपराध का राजनीतिकरण, या उसको अंग्रेजी में कहेंगे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम। तो वो इन्हीं प्रवृत्तियों को न रोके जाने के कारण ही इस दशा को प्राप्त हुआ अपना ये देश और अपना देश और उसकी राजनीति। तो उसी प्रकार भारतीय जनता दल कह रहा है कि यदि इसको शुरू में न रोका गया, वह भी उसी प्रकार से कोई खतरनाक आयाम वो ले सकता है। तो इसीलिए वो आगाह कर रहा है, और इसको कुछ कट्टरवादी तत्व और सामंतशाही सोच के लोग इसको फिर पंथ से जोड़ करके इसको उलझाने की कोशिश करेंगे। उनसे भी आगाह रहने की और उनसे भी सावधान रहने के लिए भारतीय जनता दल अपने आम आवाम को, अपने जनसाधारण भारतीय भाई बहनों को आगाह कर रहा है। तो कल के वीडियो का मैंने संक्षेप में, मुख्तसर में यही मकसद था, यही उद्देश्य था। अच्छा, अब इसके बाद एक विचारणीय प्रश्न है कि ये बीजेपी वाले जो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का वो झंडा लेके चलते हैं, और जिस प्रकार बीजेपी वालों के राष्ट्रवाद का असली चेहरा दिखाई जनता के आगे, इस देश के आगे दिखाई पड़ा कि इनके राष्ट्रवाद का मतलब है देश के शत्रुओं को पाल के रखना है, देश के शत्रुओं को हर सुविधाएं देना, और उनके और बीजेपी वालों के
या मोदी जी के शासन के तत्वाधान में ये देश विरोधी गतिविधि करते रहें, इसके लिए भी जो है वो प्रोत्साहन देना। तो ये इनका राष्ट्रवाद है। और कहते हैं कि हम देशभक्त हैं। कोई जैसा कि यानी कल की वीडियो में ये भी स्पष्ट किया गया था कि जब ये मुद्दा कुछ इस तरह से व्यक्तिगत परिचर्चा में जब मैं ये उठाता हूँ, तो जो बीजेपी के समर्थक हैं या जो मोदी भक्त हैं वो इसको स्वीकारते हैं, लेकिन उसको घुमा कर स्वीकारते हैं। कहें कि भाई जो सत्ता में आ जाता है तो वो पॉलिटिक्स के कारण। देखिए, जहाँ पॉलिटिक्स का शब्द यहाँ पर लोग आम जो आम उसका आशय है उसमें जब उसको प्रयुक्त करते हैं, तो जहाँ स्वार्थ नीति है और घटिया किस्म की स्वार्थ नीति है, तो स्वार्थ नीति न कहने के बजाय उसको बोलते हैं पॉलिटिक्स। बस पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स माने एक स्वार्थ नीति है, घटिया किस्म की स्वार्थ नीति है। तो वो बीजेपी वालों का, मोदी जी का जो बीजेपी या मोदी जी के भक्त रहते हैं, तो स्वार्थ नीति का नाम, अच्छा वही अकेले नहीं, किसी भी चर्चा में आप देखिए जहाँ भी स्वार्थ को जो स्वार्थ का जो कुचक रैया षड्यंत्र चलाया जाता है, तो उसका चेहरा चमकाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, अमूमन जो है तो बोलते हैं कि ये पॉलिटिक्स हो रही है। तो वो भी जो समर्थक थे या कुछ अंधभक्त भी हो सकते हैं मोदी महोदय के, तो वो कह रहे हैं कि जब ऐसे लोग जब सत्ता में आ जाते हैं तो पॉलिटिक्स करते हैं। एक तो हमको बताना पड़ा कि भाई ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये घटिया किस्म की स्वार्थ नीति है। और यदि आपकी भी बात मानी जाए कि भाई ये पॉलिटिक्स करते हैं, तो वो तो ये भी कहते हैं ना कि नेशन फर्स्ट, हमारा देश पहले है। तो कहाँ तो कहीं दिखता है कि वो इनके कर्तव्यों से कहीं भी दिखता है कि इनके लिए देश प्रथम है या नेशन फर्स्ट है? सत्ता फर्स्ट है। सत्ता पर काबिज रहना और वो कब्जा जो परमानेंट रूप में उसको अस्थायित्व प्रदान करना, ये इनके लिए प्रथम है, ये इनके लिए फर्स्ट है, नेशन फर्स्ट नहीं है। तो इनके तमाम तरह के जो दावे हैं कि नेशन फर्स्ट और राष्ट्रवाद और सबका साथ सबका विश्वास, ये सब जो है बड़े खतरनाक इनके लुभावने तो हैं ही, मैंने उसकी असलियत भी बड़ी वो खतरनाक। तो इसको समझने की आवश्यकता है। तो अब कुछ और देखिए, भारतीय जनता दल शुद्ध रूप से हमारे देश में भारतीयता के माहौल लाने की कोशिश कर रहा है। आवाम भी भारत के कोने कोने से इन विचारों को समझ रही है, इन विचारों की आवश्यकता को भी समझ रही है और शामिल भी हो रही है। अभी उतने बड़े पैमाने पर नहीं हो पाया है, और जो नहीं हो पाया उसका कारण है, उसका कारण कोई यही तात्कालिक नहीं है, ऐतिहासिक कारण भी है। जैसे बौद्धिक वर्ग, हालांकि बौद्धिक वर्ग से भी अब आना शुरू कर दिए हैं। जिस बौद्धिक वर्ग से हमको थोड़ी बहुत निराशा थी, अब वो निराशा धीरे धीरे कम हो रही है। एक कोई बौद्धिक वर्ग थे कर्नाटक के सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो वो ये कह रहे थे कि भाई इस तरह की जो प्रवृत्तियां होती हैं, जो जैसे कि वो कबड्डियों वाला, इसमें बौद्धिक वर्ग जो है ज़्यादा शामिल रहता है। ये कहना था हमारे एक बौद्धिक वर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले भारती भाई थे कर्नाटक के, उनका ये कथन था। तो बौद्धिक वर्ग से जो भारतीय माहौल को लाने का जो ये प्रयास है जो भारतीय जनता दल का,
उसमें अब जो है बौद्धिक वर्ग भी धीरे धीरे आने लगा है। और बहुत खुशी की बात है कि इसकी शुरुआत जो है वो कर्नाटक से हो गई। कर्नाटक के हमारे जो भारतीय भाई थे और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उनका भी कहना था कि बौद्धिक वर्ग जो है इस तरह की जो है कावड़ियों जैसी और भी जो गतिविधियाँ हरकतें हैं उनमें बौद्धिक वर्ग भी शामिल रहता है। लेकिन बौद्धिक वर्ग जो है इस भारतीय समाज के लिए एक बहुत उपयोगी, कीमती एक संपदा, एक संपत्ति बन सकता था और बन सकता है। दुख इस बात का है कि उसकी क्षमता के विपरीत, माने जो क्षमता है कि वो इस देश के लिए बहुत बेशकीमती संपत्ति या एसेट बन सकता है, लेकिन अपनी जो प्रवृत्तियों के चलते और उन प्रवृत्तियों के अनुसार उनके आचरण के चलते इस देश पर एक बहुत बड़ी लायबिलिटी, बहुत बड़ा बोझ बन गया। ये बहुत बड़ा जो है माने एक बहुत कड़वा सत्य है, सत्यता है, इसकी सत्यता है। जैसे कल मैंने देखा था कि एक आईएएस की ट्रेनिंग, आईएएस की कोचिंग संस्था चलाने वाला था। अब उसका नाम तो हमको नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं नाम ले रहा हूँ मैंने कुछ कारणों से। उसका नाम है विकास दिव्यकीर्ति, और खास करके भारतीय जनता दल उसको चेतावनी भी दे रहा है कि किस तरह की यानी जो हमारे युवक हैं जो कि देश की बागडोर संभालते हैं या बहुत बड़ा शासन प्रशासन का हिस्सा बनते हैं, किस तरह की मानसिकता वो भर रहा था विकास दिव्यकीर्ति। वो जरा उसके सवाल को जरा सुनिए। वो सवाल कर रहा था कि मान लीजिए मोदी जी 2024 का चुनाव नहीं लड़ते हैं तो प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहेंगे? 6 नाम वो दे रहा था। 6 नाम में केजरीवाल था, ममता बनर्जी थी और कुछ ऐसे ही थे, शायद उसमें राहुल नहीं था। मैंने ममता बनर्जी और केजरीवाल, हाँ नीतीश कुमार और तेजस्वी और कुछ थे इस टाइप से। अब ये सवाल है कि वो आईएएस की ट्रेनिंग करवा रहा है, उस बेवकूफ को, बेवकूफ ही कहा जाएगा, दुष्टता बाद में, लेकिन बेवकूफ जरूर, कि ये ममता बनर्जी, केजरीवाल, तेजस्वी, ये कितने इस देश के लिए अभिशाप हैं, उसको कुछ ज्ञान है कि नहीं ज्ञान? तो ऐसी समझ वाले विकास यानी दिव्यकीर्ति जैसे इस देश के खतरनाक शत्रु हैं, जो कि बर्जियानी उभरती हुई प्रतिभा में इस तरह का जो है जहर वो भर रहे हैं। तो विकास दिव्यकीर्ति अकेला नहीं होगा, तमाम ऐसे फैले हुए हैं, दे आर proliferated and like mushroom, गुरमुतों की तरह फैले हुए, जो कि हमारी उभरती हुई प्रतिभा को, जिसको हम जो है एक जो है क्या कहने की एक सात्विक और चारित्रिक जीवन के साथ जो है, यानी जीवन के साथ राष्ट्र निर्माण में हम वो लगा सकते हैं। उनमें इस तरह का प्रदूषण भर रहे हैं कि आप जो केजरीवाल को पसंद करिए, ममता बनर्जी को पसंद करिए,
तेजस्वी को पसंद करिए और नीतीश कुमार, ये सब इस देश का अपचाप है। तो अब इससे अंदाज लगता है कि वही अपचाप नहीं है, उनके जो एजेंट हैं IAS की कोचिंग चलाने वाले, वह भी इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। और इस वीडियो में ओपनली उस बेवकूफ और दुष्ट भी है विकास विकृति जैसे लोग। तो और ऐसे ही लोग तो जो है जो हमारा बौद्धिक वर्ग जो है, हमारे देश के लिए यानी बेशकीमती एसेट बन सकता है। विकास विकृति जैसे वो IAS की कोचिंग चलाने वाले, इनको देश का बहुत ही खतरनाक वो लाइबिलिटी बनाते हैं, बोझ बनाते हैं। और सबसे ज्यादा देश विरोधी हरकत तो मोदी जी की है ना। ये केजरीवाल, अब इनकी मानसिकता जरा देखिए मोदी महोदय की। उनकी नजर में केजरीवाल वो देश विरोधी नहीं है। जिसने भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उस घोर कन्हैया कुमार का समर्थन करने वाला और खालिस्तानियों से संबंध रखने वाला और अपने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण से कश्मीर पर जो खतरनाक बयान दिलाने वाला कि कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए, और यदि वो जनमत संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में आता है तो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले कर देना चाहिए। हमारे सभी भारतीय भाई बहन जाने, बाकी चीजें गौड़ पीछे छूट जाती हैं कि वो मुफ्त बिजली देगा, पानी देगा, क्या करेगा, इसका गद्दार। तो लेकिन मोदी जी की नजरों में वो ये गद्दार नहीं है। मोदी जी की नजरों में ये राहुल भी गद्दार नहीं है। ऐसे लोग तो राष्ट्रवाद का वो पहने मुखौटा। तो ये चिंता का विषय। और तो केजरीवाल को मौका देते हैं वो, यानी कल उसका सुना आता है कि सब लोग एक साथ हो जाएं और संकल्प लें और ये बहुत मजबूत राष्ट्र बने। बताइए, जिस गद्दार को इस देश के बाहर वो कर देना चाहिए। हमारे अवाम की थोड़ी सी मैंने ना समझी है और विवेकशीलता का यह भाव है कि उसको चुन रही है, उसके MLA और सांसदों को चुन रही है। और ये इस तरह की जो विवेकहीनता है या विवेकशीलता का अभाव है, वो जमाने से है। इस गद्दार नेहरू ने इस देश को बंटवाया, देश बटा, और जो है और जिस दिन देश बटा उसको इन सबों ने नाम दे दिया देश की आजादी। 15 अगस्त जो है किसी भी तरीके से देश की आजादी का दिवस हो नहीं सकता। मैंने पूरे इतिहास में इससे बढ़ करके इस देश की बर्बादी, देश बंटना, 25 से 30 लाख लोगों की जान 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहनों का जान गंवाना और 3 करोड़ से ऊपर भारतीय भाई बहनों का घर उजाड़ना, उसको इन देश के दुश्मन JNPC वालों ने नाम दिया है। जबकि सरकारी अभिलेख में उसमें भी नहीं लिखा है कि आज़ादी, उसमें लिखा है ट्रांसफर ऑफ पावर, आज़ादी नहीं। तो इसको इन सबों ने आज़ादी का नाम दिया। इसके पहले आज़ादी की लड़ाई के नाम पर अंग्रेजों की चमचागिरी, अंग्रेजों की मुखबिरी और उसका जो है और दलाली और उसके दामाद बनकर रहे।
अंग्रेज जो भागने को मजबूर हुए वो आजाद हिंद फौज जो कि 60,000 थी, उसमें से 28,000 जो हमारे आजाद हिंद फौज के सैनिक जो थे, जो शहीद हो गए थे अंग्रेजों की सेना से लड़ते हुए इस देश को आज़ाद कराने के लिए, और वहाँ से रंगून से कोहिमा तक आ गए थे अंग्रेजी सेना को हराते हुए, परास्त करते हुए। तो उनकी कुर्बानी और शहादत से प्रेरित होकर के अंग्रेजी सेना और खास करके सबसे पहले रॉयल इंडियन नेवी रिन में बगावत हुई। इसके बाद इस बाद उस बगावत का धुआं अन्य जो अंग हैं, अन्य अंग थे अंग्रेजी सेना के, उसमें फैला। और अंग्रेज तो इस देश में सिर्फ अपनी पुलिस के ही बूते जो है वो शासन कर रहे थे, इसलिए वो भारत छोड़ने को मजबूर हुए। भारत छोड़ने को मजबूर जो है सिर्फ हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज की कुर्बानी और शहादत के कारण ही इन दलाल, मुखबिर, चमचा और अंग्रेजी सरकार के दमाद कांग्रेसियों की बदौलत नहीं, ये हमारा देश बिल्कुल जाना। और 15 अगस्त तो किसी भी तरीके से आज़ादी का दिवस है ही नहीं। ये मोदी महोदय अपने को देशभक्त कहते हैं। ये 15 अगस्त जो है हमारे देश के लिए कलंक है। हमारे देश के लिए आज़ादी का दिवस वही है जो हमारे लिए, इस देश के लिए आज़ादी का दिवस वही है जिस दिन हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद भारत की स्थापना की थी। वो दिवस है 21 अक्टूबर 1943। आज़ाद भारत की स्थापना की थी। वो जगह का नाम हम थोड़ा कंफर्म कर लेंगे, या तो सिंगापुर है, या तो रंगून है, या तो अंडमान निकोबार में। इन दोनों में से एक जगह है, उसको पक्का कर लेंगे। तो उस दिन हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद भारत की स्थापना की थी। और हमारे सभी देशवासी जाने 21 अक्टूबर 1943 वो हमारी आज़ादी का दिवस है, और उसको 11 देशों ने मान्यता भी दी थी। ये मोदी महोदय सिर्फ तमगा लूटने के लिए एक जो आज़ाद हिंद फौज का एक संग्रहालय यहाँ बनवा दिया लाल किले में। और एक बार उन्होंने घोषणा भी की थी, मोदी महोदय ऐसे नहीं, वो किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को छू देते हैं, तमगा लूट लेते हैं, लेकिन जब उसको लागू करने वाली बात होती है तो बड़े धीरे से जो है वो सरक लेते हैं। तो ये किस्सा जो है बहुत जरूरी है। ये बोल चुके थे कि हमारा असली आज़ादी का दिवस 21 अक्टूबर है, क्योंकि 21 अक्टूबर 1943 को ही हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद भारत की स्थापना की थी। जब 21 अक्टूबर आया तो लोग इनके पास गए कि साहब जो है ये अपना वो आज़ादी का दिवस को उसको सेलिब्रेट करना है, उसको मनाना है, चलिए। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो बीजेपी वालों का चमचा है वो पुष्पेंद्र पुलश्रेष्ठ वो कह रहा था कि मोदी महोदय ने उन लोगों को जो लोग इनको बुलाने गए थे कि आप जो है 21 अक्टूबर की आज़ादी का दिवस मनाने के लिए चलिए उसमें शामिल होइए, तो उनसे ये मोदी महोदय ने कहा कि हमको उस समारोह में मत ले जाइए,
आप लोग मना लीजिए, क्योंकि यदि हम उसमें गए तो लोग हमारा बाल नोच लेंगे। अब देखिए मोदी महोदय का, यानी यदि सुभाष चंद्र बोस को यदि सम्मान देते हैं तो ये बहाना बना रहा है कि मोदी जी का लोग बाल नोच लेंगे। तो बाल नोचने के डर से हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वो सम्मान जिसके लिए इस पूरे देश का फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि और जिस सम्मान के वो आधिकारिक रूप से वो हकदार हैं, और पूरे देश का ये फर्ज बनता है कि वो सम्मान उनको दे। लेकिन वो सम्मान देने के लिए देखिए किस तरह का बहाना बनाते हैं मोदी महोदय कि हमको उस समारोह में मत ले जाइए, नहीं तो लोग इनका बाल नोच लेंगे। अब कोई इनसे पूछे कि भैया आप तो 3 से 3 एमपी वाले जो मैंने एमपी वाले आप पीएम हो, और एनडीए को जोड़ा जाए तो 30 से 40 एमपी वाले आप पीएम हैं। आपका यानी आपका कौन बाल नोचेगा? वो 40-50 वाला 45-50 वाला जो जेएनपीसी राहुल के एमपी। तो इस तरह से झूठ बोल करके देश को गुमराह करना जो है ये जो है मोदी महोदय ही कर सकते हैं। तो और बाद में तो आपने देखा कि जो 23 जनवरी है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्मतिथि है, उसको इन्होंने तमगा लूटने के लिए उसको वो पराक्रम दिवस बना दिया। और भी तमगा लूटा कि उस 23 जनवरी को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के साथ जोड़ दिया। यदि इनको सम्मान देना ही था तो 23 जनवरी को राष्ट्रीय दिवस या नेशनल डे का सम्मान उसको देते ना। लेकिन वो सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। ये ऐसे तैसे दिखावे के रूप में। बताइए, गणतंत्र दिवस को जो है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के साथ ये जोड़ते हैं। मैंने इनकी बुद्धि पर, इनके मनसा पर देश को तरस आता है, हमको भी आता है। बल्कि जो इस देश के लिए कलंक है, मोहनदास करमचंद गांधी, इसने क्या क्या साजिश करके जो है वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में थोपा है इस देश के ऊपर। ये देश जो है कभी भी नहीं भूलेगा कि ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू, जिसके पक्ष में एक भी कांग्रेसी नहीं था, जिसके पक्ष में लगभग जनता भी नहीं थी, इस देश की जनता भी नहीं थी, उसको इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने देश के ऊपर प्रधानमंत्री के रूप में थोपा। और फिर देश किन समस्याओं से गिर गया और आज भी झेल रहा है। बीजेपी वालों की नजरों में, मोदी की नजरों में ये दोनों अभिशाप और देश के गद्दार नहीं दिखते हैं। ये राष्ट्रवादी देखते हैं आपको, बीजेपी वाले राष्ट्रवादी देखते हैं। तो हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बिल्कुल जान लें कि 15 अगस्त हमारा आज़ादी दिवस हो नहीं सकता। हमारा आज़ादी का दिवस वही है जिस दिन हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद भारत की स्थापना की थी। वही हमारे इस देश का वास्तविक आज़ादी का दिवस है। 15 अगस्त तो हमारे देश का सबसे बड़ी दुखद, ट्रेजिक और बर्बादी का दिवस है। और देश को 15 अगस्त को इसी रूप में जो है, और उसी दिन जो है ये हमारे देश का गद्दार नेहरू वो सत्ता हथियाया। हालांकि प्रधानमंत्री तो बन गया था 1946 में। तो हमारे देश के लोग जाने, अरे हमारे देश का वंदे मातरम
हमारे देश का जो है राष्ट्रगान का, नेशनल एंथम का सम्मान उसको मिलना चाहिए। और मोदी महोदय उसको यानी चुनावी लाभ के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। खुद बंदे बोलेंगे और जो बैठी हुई जो आवाम है, जो ऑडियंस है, उससे मातरम बुलवाते हैं। लेकिन नेशनल एंथम का, राष्ट्रीय गान का वो सम्मान इसको वंदे मातरम को देने के लिए ये तैयार नहीं है। कितने बड़े धोखेबाज, विश्वासघाती हैं ये मोदी महोदय। सिर्फ भुनाना, लेकिन वंदे मातरम को भुनाना अपने चुनाव के लिए, लेकिन राष्ट्रगान का सम्मान नहीं देना, इतना बड़ा धोखा। अब उस वंदे मातरम का उसी स्टाइल में देखा गया। अब उसी वंदे मातरम का मोदी की ही शैली में, उन्हीं की स्टाइल में अब एक गद्दार केजरीवाल भी कर रहा है। देखा गया, वो खुद वंदे बोलता है और लोगों से मातरम बुलवाता है। लेकिन हमारे देश के आदरणीय भारतीय भाई बहनों, भारतीय जनता का दल तो आपको जगा रहा है और भारतीयता के माहौल को लाने की कोशिश में लगातार वो लगा हुआ है। लेकिन केजरीवाल की सभाओं में जब आप भीड़ करेंगे, राहुल गांधी की सभाओं में भीड़ करेंगे और ये पाखंडी मोदी की सभाओं में आप भीड़ करेंगे, तो ये कदाप जो है भारतीय माहौल लाने का और देश को इन विखंडनकारी जो ताकतें हैं, काले अंग्रेजों से निजात दिलाने का जो अभियान है, इसको सशक्त बनाने के बजाय आप कमजोर करेंगे उसको। क्या ये जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं, उनको महसूस नहीं होता कि ये केजरीवाल की असलियत क्या है? भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। तो मैं समझता हूं भारत की अहमियत जो है वो भारत की अहमियत हर एक भारतवासी के लिए है, हर एक भारतीय के लिए है। और जो उसके टुकड़े की बात करता है, टुकड़ा करे न करे, लेकिन जो उसकी बात करता है वो सरेआम जो है इस देश का सबसे खतरनाक गद्दार है, और उसका जो समर्थन करता है वो भी उतना ही खतरनाक गद्दार है। और मैं समझता हूं कि हमारे सभी 140 करोड़ भारतीय भाई बहन इस बात से सहमत होंगे कि भारत की अहमियत जो है वो भारत की अहमियत जो है वो सबसे ऊंची है और सबसे आगे है। और उसके टुकड़े करने की बात कोई सरेआम और सार्वजनिक रूप से करता है, वह इस देश का सबसे बड़ा अपराधी और सबसे घृणित व्यक्ति है, और उसका समर्थन करने वाला भी सबसे घृणित और सबसे बड़ा अपराधी है। लेकिन ये भावना, इस भावना की अपेक्षा इस भावना की अपेक्षा तो भारतीय जनता दल अपनी पूरी आवाम से करता है, अपने पूरे 140 करोड़ लोगों से करता है। लेकिन इन मोदी महोदय को क्या किया जाए? मोदी महोदय की नजरों में यह कोई अपराध नहीं है। किसी ने कह दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो ठीक है, उसको दिल्ली पुलिस को सौंप दो, अदालत को सौंप दो, अदालत अपना फिल्मी गाना लेकर के उसको वो जमानत दे देगा, बस। यही तो इनके जरा गंभीरता रूप से देखिए, यही तो मोदी महोदय के राष्ट्रवाद की कितना खतरनाक चेहरा है। वरना तो कोई प्रधानमंत्री होता, उसका शासनकाल में कोई कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, और उसको अदालत या दिल्ली पुलिस के हवाले सौंपता, सेना के हवाले सौंपता, क्योंकि मिनटों में उसका निपटारा कर देते। और यही नहीं, उनके समर्थकों को भी, कन्हैया कुमार जो गद्दार था उसके समर्थकों को भी,
और वो समर्थक राहुल गांधी, केजरीवाल, डी राजा, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव और उसके चुनाव प्रचार में भी जो 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 गया था गद्दार जावेद अख्तर, शबाना आजमी, और जिसने वो कन्याकुमारी से टॉक शो चलवाया, किशोर आजमानी को भी सेना के हवाले। और ये जो न्यूज चैनल है न्यूज 18 इंडिया, उसको भी देशभक्ति का तकाजा है कि उसको भी बंद किया जाए। देशभक्ति का ये भी तकाजा है कि मुकेश अंबानी जो उसको नहीं अब तक जो है उसे किशोर आजमानी जो नहीं हटाए, उनसे भी जवाब तलब, तब जाकर के ये यानी देशभक्ति की भावना जो है आना शुरू होगी। लेकिन सबको देश के जिनका अभी नाम लिया गया, सबको देश के खिलाफ गद्दारी करने का मौका आपने दिया मोदी जी। आप ऐसे राष्ट्रवादी हैं, तो आपके राष्ट्रवाद का असली चेहरा ये है। और बीजेपी वालों ने जो अपने कुछ यूट्यूबर या पत्रकारों को छोड़ दिया है इस पर यूट्यूब पर, हालांकि उनका नाम लेना जो है आवश्यक नहीं है। भारतीय जनता दल बिल्कुल ऐसे इस तरह के मोदी और इस तरह के मोदी भक्तों के विषय में उनका नाम लेना बिल्कुल जो है आवश्यक नहीं मानता। और कितने ऐसे जो है और अपनी आवाम के सामने तो उनकी कुछ औकात है भी नहीं। लेकिन उनकी बातों को इसलिए उद्धृत करना जरूरी होता है कि इसी से उनकी मानसिकता का पता चलता है। तो ये सुनने में यह आया कि कोई प्रदीप सिंह है, वो ये कह रहा है कि भारतीयता और भारतीय एकता इत्यादि जो है, कोई जो ऐसे बोलते हैं कि कोई जो यूट्यूब पर बैठे हैं उनकी बपौती नहीं है, बपौती नहीं, हाँ उनकी कॉपीराइट नहीं है। सवाल इस बात का है, एक बार कोई संजय सिंह बोला था देशभक्ति का सर्टिफिकेट, तो उस बेवकूफ संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी का, वो शायद वो राज्यसभा का सदस्य भी है, तो उसको आईना दिखाना पड़ा कि संजय सिंह, देशभक्ति जो है वो सर्टिफिकेट की चीज नहीं है। यानी कागज के टुकड़े से जो देशभक्ति का जज्बा है उसको अपमानित नहीं किया जा सकता है। वो एक भावना है, जज्बा है देश के प्रति, और उसको सर्टिफिकेट के द्वारा जो है अपमानित मत करो। उसी प्रकार जो भारतीयता है और देशभक्ति है, भारतीयता आधारित जो देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, मूल परस्ती और फिर जो है जनभक्ति, मतलब हमारे भारतीय भाई बहनों के प्रति भक्ति, तो अवाम परस्ती, भारतीयता आधारित, यह जो है किसी की कॉपीराइट नहीं है। न तो बीजेपी की कॉपीराइट है न तो हमारी कॉपीराइट है। कॉपीराइट है तो सिर्फ इस देश के और अवाम की है। और उसके पहले हमारे परम राष्ट्रभक्त और अमर शहीद क्रांतिकारी वीरों का है, सुभाष चंद्र बोस का है, शहीद आजम भगत सिंह का है, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का है, अमर शहीद अशफाकुल्ला का है, अमर शहीद खुदीराम बोस का, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती का है,
अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई का है, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा का है, अमर शहीद श्रीमती रानी गंडलू का है। उनका कॉपीराइट, और शायद उनका कॉपीराइट होने के बावजूद भी शायद उन्होंने अब तक दावा नहीं किया। और जो इस देश की एकता को तबाह कर रहे हैं, और एकता को भी वो तबाह कर रहे हैं, और भारतीय जो जीवन है, सामाजिक जो जीवन है, जो राजनीतिक जीवन है, उसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जैसे चोर दरवाजे से एक पंथ विशेष को ला करके हमारे देश में, हमारे देश का जो राजनीतिक जीवन है, जो सामाजिक जीवन है, उसको तबाह कर रहे हैं ऐसे लोग। तो इनकी जो है तो इनकी कॉपीराइट नहीं है, ये तो उसके अभिशाप है। और हमेशा जो है कॉपीराइट के ही वो चक्कर में पड़ रहते हैं। प्रदीप सिंह जैसे लोग, और प्रदीप सिंह जैसे अंधभक्त मोदी के कॉपीराइट के चक्कर में। तो प्रदीप सिंह ऐसे बेवकूफों को भारतीय जनता दल आईना दिखाना चाहता है कि वो कॉपीराइट का विषय नहीं है, ये सिर्फ जज्बे का, एक भावना का है। राष्ट्रभक्ति एक भावना है, भारतीयता एक भावना है, और उसके अनुसार आचरण करने की आवश्यकता है। और आप जैसे लोग जो है वो सिखा रहे हैं कि कॉपीराइट, जो कि हिंदुत्व, इतनी भी अकल नहीं है प्रदीप सिंह आपको कि यह पंथ आधारित देश नहीं है, तो तब भी हिंदुत्व वो चल रहा है इसमें, क्यों? बोलिए। शासन प्रशासन में जो अंग्रेजों से जो कि किसी जमाने में उनका सूरज नहीं डूबता था, और शासन प्रशासन का जो अनुभव उन सबों को है, अभी बाकी लोग सीख रहे हैं। तो राजनीतिक जीवन में जो कैथोलिक का जो घालमेल था, जो दुष्प्रभाव था, उससे वो चौकन्ना हो गए अंग्रेज। इसलिए उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन से उसको बाहर करने के लिए एक जो है वेटिकन सिटी दे दिया पोप को, भैया इसी में आप राष्ट्रपति बने रहिए, और जो है इसमें अपना क्रिश्चियनिटी चलाइए, और जो भी आपको घालमेल करना क्रिश्चियनिटी और जो राजनीतिक जीवन सामाजिक जीवन को आप करते रहिए। लेकिन छोटा सा देश इटली में से काट कर दे दिया। लेकिन बाकी जो भी जीवन है उनका, राजनीतिक, प्रशासनिक, शासनिक, उसमें सिर्फ जो है जो उस देश का जो संविधान है, जो कानून है, उसके अनुसार वो चले। लेकिन यहाँ पर जो है वो कहते हैं कि हिंदुत्व ही भारतीयता है, हिंदुत्व ही देश है, हिंदुत्व देश से ऊपर है। पता नहीं अनाप शनाप कितनी झूठ बातें जो है। और सबसे ज्यादा प्रदूषण जो है बीजेपी का एक वो प्रवक्ता है सुधांशु त्रिवेदी। मैं फिर कह दे रहा हूं कि सुधांशु त्रिवेदी जैसे तमाम ऐसे हैं, उनका संदर्भ लेना या देना भारतीय जनता दल बिल्कुल आवश्यक नहीं मानता है। और फिर कहना चाहता है कि इनकी बातों को उद्धृत करने का एक ही मकसद है कि इनकी मानसिकता को जो कि तरह के रूपों में आती है, उसको पढ़ने की आवश्यकता है। तो ये सुधांशु त्रिवेदी महोदय, उनके भाषण में कभी भी देश के संबंध में आप नहीं सुनेंगे। शपथ लेते हैं वो सुधांशु त्रिवेदी महोदय, वो राज्यसभा के सदस्य हैं, और राज्यसभा की सदस्यता की जब शपथ उन्होंने ली हो तो संविधान के प्रति भी, संविधान के प्रति भक्ति की भी उन्होंने शपथ ली होगी। और संविधान कहता है कि हम भारत के लोग, न तो हम हिंदू, न तो हम मुस्लिम,
ना तो हम ब्राह्मण ना तो क्षत्रिय, हम सिर्फ भारतीय। इसकी शपथ लेने के बाद भी हमेशा जो है हिंदुत्व की बात करते हुए वो दिखते हैं। और एक प्रदूषण वो और बहुत एक प्रदूषण जो है और बहुत ही सुनियोजित ढंग से वो कर रहे हैं। हमारे सनातन में ये था जो आजकल के विज्ञान में नहीं है। इन सुधांशु त्रिवेदी महोदय इस तरह का मैंने अज्ञानता फैलाना, एक भ्रम, वो शून्य का आविष्कार किया, वो किया। अरे भाई, मानता हूं कि उस जमाने में साधन नहीं थे और जितना भी मैंने उन्होंने खोजा वो ठीक है, महत्वपूर्ण है। लेकिन इस समय के जो वैज्ञानिक समाज जो है इतनी खोज कर रहा है और इतनी प्रेसिशन के साथ, इतनी सूक्ष्मता के साथ उसको नकारना, ये सरासर जो है मानवता का अपमान है। ये मानवता निरंतर जो है कम से कम विज्ञान के जरिए जो है मैंने हर चीज की हकीकत को सामने लाना और जो है विज्ञान के जरिए जो है इतनी सुविधा उसने दिया मानवता को, उसको नकारना। और जो है सुधांशु त्रिवेदी महोदय से जो इस तरह के, और जो कभी भी वो देश की बात नहीं करता है, कभी भी वो बंदा देश की बात नहीं करेगा। सिर्फ जो है वो हिंदुत्व के, यानी शपथ लिया भारत के संविधान की। भारत का संविधान कहता है कि भाई कि हम भारत के लोग हैं, और वो जो भारत का संविधान है किसी भी पंथ का न तो उसमें समावेश है, न तो वो पंथ आधारित है और पंथ से कोई मतलब ही नहीं है। तो ये भारत के संविधान की शपथ लेकर के जो वो राज्यसभा का सदस्य बना है, उसका भी उल्लंघन, उसका भी अनादर ये करता रहता है ये सुधांशु त्रिवेदी। ये जिसको करना ही है तो वो जो है राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दे और फिर वो पुष्पेंद्र कुशवाहा की लाइन में लग जाए। तब तो जो ये अन्याय कर रहा है, तब तो जो अन्याय कर रहा है भारत के संविधान के खिलाफ, तो तब इनकी जो है वो जो है यानी संवेदनशीलता वो देखी जाती कि भाई कि ये भारत के संविधान की शपथ नहीं लिए हैं अब बोल रहे हैं जो है। और वैसे भी पुष्पेंद्र कुशवाहा जो है वो तो भारत के संविधान की ही जो है वो उपहास करता है। वो पता नहीं कैसा तर्क लाता है कि हमारे देश का सिविलाइजेशनल कल्चर जो संविधान से ऊपर है, देश से ऊपर है, ऐसे। अच्छा, तो एक जो है पुष्पेंद्र कुशवाहा जैसा गद्दार जो है, जो कि भारत के संविधान की शपथ नहीं लिया है, और जो भारत के संविधान की शपथ लिए हैं जो सुधांशु त्रिवेदी महोदय, वो हमेशा जो है वो हिंदुत्व, वो भी भारत के संविधान का अनादर। तो इन सुधांशु त्रिवेदी महोदय से भी कुछ सवालात हैं कि जरा बता दें कि हमारे आज के वैज्ञानिकों ने वो जो हमारी पृथ्वी है, मैंने उदाहरण के लिए पृथ्वी का कि कितनी त्रिज्या है, मैंने उसका रेडियस कितना है, सरकमफरेंस परिधि कितनी है, और वो भी परिधि वो इक्वेटर माने जो है जो इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा पर वो परिधि कितनी है, ध्रुव पर वो परिधि कितनी है, और हमारी पृथ्वी के अंदर जो है कौन कौन से तत्व हैं,
इसकी यानी वो जो संरचना कैसी है, हमारे वैज्ञानिक बताते हैं कि कम से कम 30 से लेकर 35 किलोमीटर जो है वो एक क्रस्ट है। क्रस्ट माने एक पपड़ी है, और उसके बाद वो जो है वो पिघला हुआ, उसमें कुछ गैस भी है, लेकिन लगभग वो पिघला हुआ। उसी पिघले हुए पर ये पपड़ी टुकड़ों में बढ़ करके वो तैरती रहती है। इसी को कहते हैं टेक्टोनिक शिफ्ट। तो हम ये पूरा ज्ञान नहीं दे रहे हैं। इस तरह की बातों का पुराने जमाने में उनके वेद पुराण में कहीं भी जिक्र है, और हो भी नहीं सकता। यदि वो जिक्र नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है। साधन नहीं था तो जो जितना किया उतना बहुत है, सम्माननीय है। लेकिन उनकी उन बातों को उठा करके हमारे आज के वैज्ञानिकों का, आज की मानवता का अपमान करना बार बार जो है सुधांशु त्रिवेदी के द्वारा जो है ये खुराफात है। अरे उस जमाने में तो ये था कि भाई वेद हम ही पढ़ेंगे, शिक्षित हम ही होंगे, और ये शिक्षा किसी को हम देंगे नहीं। जो यानी सूत्र बोल करके, एक तबके को सूत्र बोल करके उसको निरंतर शिक्षा से वंचित रखा, ऐसे लोग बोल रहे हैं। लेकिन आज का युग क्या है कि विज्ञान के क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में कहीं भी आविष्कार हुआ, कहीं भी आविष्कार होता है तो सेमिनार करते हैं, ज्ञान बांटते हैं, आपस में जो है वो परिचर्चा होती है। और ये सब बोलते हैं ना कि विद्या जो है वो बांटने से बढ़ती है, ये मुंह से कहते हैं। लेकिन विद्या बांटने से बढ़ती है, इस सिद्धांत का उस जमाने में, जिस जमाने की बात ये सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग करते हैं, उसका सरासर उल्लंघन करते रहे कि शिक्षित हम ही हों, वेद पुराण हम ही पढ़ें, और सूत्र बोल करके उस पूरे तबके को जो है शिक्षा से वंचित रहें। ऐसे लोग कहते हैं कि विद्या धन जो है बांटने से बढ़ता है। तो कितने पाखंडी, मैंने एक उदाहरण बताया कि कितने पाखंडी हैं सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग, और वो जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है वो मैंने MP हैं राज्यसभा के, और भारतीय जनता पार्टी अपने को राष्ट्रवादी कहती है, और सुधांशु त्रिवेदी महोदय एक भी राष्ट्र की बात नहीं करते हैं। अब देखिए उनको, तो ये राष्ट्रवाद का चेहरा बन करके गैर राष्ट्रीय हरकतें करना, ये फितरत है बीजेपी की, और बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोगों की। तो हमारे देश के लोग, जिनको इस मुल्क की चिंता है, जिनको भी इस देश में भारतीय एकता की चिंता है, वो सुधांशु त्रिवेदी और बीजेपी को अच्छी तरह से पहचाने। भारतीय जनता दल के भारतीय एकता और भारतीयता आधारित भाईचारा के प्रयास को, उनके जो मोदी जी के जो अंधभक्त बोलते हैं कि ये भारतीय एकता और भारतीयता, वो जो यूट्यूब वाले सर, मैंने मुझे या मेरा कॉपीराइट नहीं है, तो बस इतनी ही बुद्धि उनकी काम करती है। तो सुधांशु त्रिवेदी जैसे या प्रदीप सिंह जैसे लोगों से कोई मतलब नहीं है। हमारी आवाम जो है वो जागृत हो जाए, और एक बार इनको नज़ारे से बेदखल कर दे। और बहुत जरूरी है, जरूरी इसलिए है कि इस तरह की समझ, इस तरह का निर्देश हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने दिया है।
ये काले अंग्रेज हैं। और उन्हीं काले अंग्रेजों का ये, चाहे प्रदीप सिंह हो, चाहे सुशांत त्रिवेदी हो, चाहे ये बीजेपी वाले हो, चाहे जेएनपीसी वाले हो, चाहे टीएमसी वाले हो, चाहे कोई भी हो, ये वही काले अंग्रेज हैं जो कि इसमें देश को विखंडित करके, हमारे भारतीय समाज को विखंडित करके और सत्ता की हथियाने की साजिश कर रहे हैं। तो इनसे निजात चाहिए, इस मुल्क को आज़ादी चाहिए। और अंग्रेजों के जाने के बाद इन काले अंग्रेजों के गिरफ्त में जो हम लोग आ गए हैं और मानसिक रूप से गुलाम हो गए हैं। मानसिक गुलामी का जो पहचान यही है, यानी मानसिक गुलामी का सबसे बड़ा लक्षण यही है कि आज तक हम लोग ये नहीं पहचान पाए हैं या ये पहचानने में अभी यानी सक्षम नहीं हुए हैं कि हमारा और हमारे समाज का और हमारे देश का हितैषी कौन है और शत्रु कौन है। हम अपने और देश के शत्रुओं को ही, यानी जो हमको मताधिकार का अमोघ अस्त्र है, उसके द्वारा जो है सत्ता में भेज करके अपने सिर पर बिठा रहे हैं। और बिठाने के बाद फिर उनके पापों को झेल रहे हैं। झेलते हुए कहते हैं कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, निराशा। इसलिए जागृति हमारे देश में बहुत जरूरी है। और वो जागृति का जो आधार है सिर्फ भारतीयता है। सबसे इस सुधांशु त्रिवेदी के तो मैंने ये कभी भी उन्हें उसके मुंह से नहीं निकला कि हमारा देश कितने विखंडन और कितने बिखराव से जूझ रहा है। लोग अपने को भारतीय कहने के बजाय बोलते हैं कि हम तमिल, और तमिल होने पर गर्व, फिर कहते हैं कि वो मराठी मानुस, एक बिहारी 100 पर भारी। इन सब खतरनाक जो प्रवृत्तियां हैं या इन सब खतरनाक जो प्रवृत्तियों के जो नाग हैं, जो सांप है, इस देश को और इस देश की एकता को, भाईचारा को डस रहे हैं, काट रहे हैं। इसका जरा भी जिक्र, जरा भी मंशा सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोगों के भाषणों में इसका वो भाषण में बिल्कुल नहीं दिखता। देखिए ये सब बातें इसलिए बताई जा रही हैं कि ये कितने पाखंडी हैं। कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्र की एक बात नहीं मैंने इनके भाषणों में दिखता है। इनसे पूछा जाए, एक बार सुधांशु त्रिवेदी और संजय सिंह आमने सामने थे, तो और विषय क्या था? 8 साल बेमिसाल बनाम 8 साल बवाल। तो 8 साल जो है, तो 8 साल बेमिसाल के लिए प्रवक्ता थे सुधांशु त्रिवेदी, और 8 साल बवाल के लिए वो था संजय सिंह। तो अब 8 साल बेमिसाल है या बवाल है, उसको किनारे रख दीजिए। लेकिन देश के लिए घातक है। देश के दुश्मनों को पाला गया। बताइए, 26 जनवरी के दिन जो कि हमारा राष्ट्रीय दिवस है, उस दिन मोदी महोदय ने हमारे दिल्ली पुलिस के 400 से लेकर 500 जवानों को वो जो पिटवा करके घायल करवा दिया। और आतंकवादियों के द्वारा, देश विरोधी तत्वों के द्वारा जो है वो चढ़वा दिया अपने राष्ट्रीय गौरव लाल किला के ऊपर। और वहां चढ़ करके हमारे दूसरे
राष्ट्रीय गौरव तिरंगा को हटा करके खालिस्तानी वो झंडा लगवा दिया। राष्ट्रीय दिवस के दिन देश को शर्मसार करने वाले मोदी महोदय को ये सभी बोलते हैं कि राष्ट्रवादी हैं। तो इनके राष्ट्रवाद की असलियत जो है, और कई रूपों में किसी भी तरह से ये राष्ट्रवादी नहीं हो सकते, बल्कि इस देश के लिए बहुत बहुत खतरनाक पहलू बन गए हैं। तो वो अकेले नहीं हैं, हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने बराबर ये पहचान कर ली है ऐसे लोगों को, और इनको जो है शांतिपूर्ण जो तरीका है इलेक्शन का ईवीएम मशीन पर, और इसी को बोलते हैं वेलवेट रेवोल्यूशन, मखमली क्रांति, जिसमें कोई अशांति न हो, शांतिपूर्वक दूसरी आज़ादी, और इन काले अंग्रेजों से, और अपनी आवाम को मानसिक गुलामी से आज़ादी। और ये सभी संभव है सिर्फ भारतीयता के आधार पर। इसको कदापि मत भूलिए, और इन ताकतों को ईवीएम मशीन पर और बूथ पर इनको नष्ट में नाबूद करेंगे, जड़ से उखड़ना है, देश हित में, आपके हित में, और हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी रक्षा के लिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।